हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो चलिए, ये हमारा फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। इसके बाद आपकी फर्स्ट यूनिट कवर हो जाएगी। फर्स्ट यूनिट में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ेंगे कि 1947 से लेकर 1990 तक इंडिया की इकोनॉमी कैसी रही थी। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था कि ऑन द ईव ऑफ 1947, मतलब कि जब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पर और उससे पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक, जिसमें आपके प्लानिंग कमीशन आ जाएंगे, 5 ईयर प्लान आ जाएगा। हमने जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि उस टाइम पर कैसी थी, जो अब भारत आजाद हुआ था उस टाइम पर कैसी थी, और उसको समझने के लिए हमने इंडिया की पास्ट इकोनॉमी भी समझी थी। ठीक है, चलिए चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को एक आजादी, एक नया सूरज उगा। डॉन मतलब उगना, डस्क मतलब डाउन होना। ठीक है। इंडिया एक नई उम्मीद के साथ नया सूरज आया था। 15 अगस्त 1947 हम फाइनली आजाद हुए थे। 200 साल की मास्टरी के बाद हम आजाद हुए थे। जो हमारा नेशन था वो हमारे खुद के हाथों में था। अब आजादी के साथ बहुत सारी सिचुएशंस आई थी, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे इंडिया के सामने। ठीक है। आजादी जो मिली थी वो फ्री में नहीं मिली थी, या फिर बिना कुछ किए हुए नहीं मिली थी। बहुत कुछ किया था और आगे बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे कि अब आगे क्या करेंगे। इतना सब कुछ तहस नहस हो गया था। जो इतना हमारे गोल्डन पीरियड था वो चला गया था। जो हमारा घर का, कहते हैं ना, घर की तिजोरी के पैसे थे वो चले गए थे। मतलब एकदम एक तरीके से हम सड़क पर थे बिल्कुल। अब क्या करें आगे, कैसे क्या करें, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हमको इंडिपेंडेंस मिली थी। अब लीडर्स के सामने, इंडिपेंडेंट इंडिया के लीडर्स के सामने बहुत सारी चीजें डिसाइड करनी की थी कि जैसे हमको हमारे इकोनॉमी में, हमारी इंडिया की इकोनॉमी में कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम सूट करेगा। जैसे कि सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट है, कौन सा करेगा, क्या क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगी आगे। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको सोशलिज्म ज्यादा अपीलिएट लग रहा था कि सोशलिज्म मतलब समाजवाद, कि कैपिटलिस्टिक नहीं हो, पूंजीवादी नहीं हो, कैपिटलिस्टिक का ज्यादा नहीं हो, कि जैसे कि हर चीजें जो भी पॉलिसी हो रही है या फिर जो भी डिसीजंस हो रहे हैं वो कैपिटलिस्टिक को लेकर हो, ऐसा नहीं हो। समाजवाद हो, सोशलिज्म हो, सबके लिए हो। जो भी कोई, मतलब एक ये था ना कि कोई, किसी के पास ज्यादा लैंड नहीं हो, किसी के पास ज्यादा पैसा नहीं हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर ना बहुत घटघटी में, कह सकते हैं, हमारा नेशन चल रहा था। तो इस कारण से समाजवाद जो था, सोशलिज्म जो था, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा था। बट ही वॉज नॉट इन द फेवर कि पूरा सोशलिज्म हो, जैसे कि सोवियत यूनियन जो था, रशिया का आपने सुना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री में आप लोग देख लीजिएगा। सोवियत यूनियन था पूरा, रशिया वगैरह ये सब पूरा था। फिर उसके बाद वो डिवाइड वगैरह हो गया, वो सब हो गया। वो सोशलिज्म चाहते थे, पर वो भी सोशलिज्म नहीं चाहते थे कि जैसे रशिया में हुआ था वैसे सोशलिज्म जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे, कि जहाँ पे जो सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, जो भी फार्म लेबर वगैरह सब कुछ थी, वो गवर्नमेंट ही होल्ड करे। वैसा उतने तरीके का भी सोशलिज्म नहीं चाह रहे थे वो। प्राइवेट कुछ था, प्राइवेट प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, पर पूरा सोशलिज्म नहीं चाह रहे थे। ठीक है। जो सोवियत यूनियन का सोशलिज्म था उसमें कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी वगैरह कुछ नहीं थी। क्यों? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर डेमोक्रेसी लाइक इंडिया to change the ownership pattern of land and other prospects of its citizen in the way that it was done। क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी थी, भारत आजाद हुआ था, तो कोई, मतलब वो ये नहीं चाह रहे थे कि कुछ सवाल उठे कि गवर्नमेंट ने फिर से अत्याचार करना शुरू कर दिए हैं, ये सब है। तो वो मतलब एक फ्री, की हाँ जो है हम सब लोग मिल बांट कर खाएंगे, वो सब वैसी वाली सिचुएशन थी। उनको गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, लेजिस्फेयर जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल रहेगा, पर अप टू एन एक्सटेंट। नेहरू और जो अदर लीडर थे वो सोच रहे थे कि इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब कि थिंकर्स जो थे न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया के, वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढना चाह रहे थे। कैपिटलिज्म भी नहीं हो, एक एक्सट्रीम लेवल ऑफ कैपिटलिज्म भी नहीं हो, कि यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ पूंजीवाद हो, सिर्फ कैपिटल ही कैपिटल हो रही है। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है वो कैपिटलिज्म को, कैपिटल को देखकर बना रही है। जो भी पूंजीपति हैं बड़े बड़े, उनको देखकर बना रही है। वैसा उतना भी एक्सट्रीम नहीं था और उतना भी एक्सट्रीम सोशलिज्म में नहीं था। मतलब वो बीच का पाथ चाह रहे थे। पूरा सोशलिज्म में भी नहीं हो, मतलब पूरा गवर्नमेंट के हाथों में भी नहीं जाए, और पूरा कैपिटलिज्म, पूरा पूंजीवाद के हाथों में भी नहीं जाए, बीच का है। ठीक है। बेसिकली sympathizing with the socialist outlook, they found
आंसर इन द इकोनॉमिक सिस्टम विच इन द व्यू कंबाइन बेस्ट, मतलब कि कुछ फीचर्स जो है, जो अच्छे वाले फीचर्स है मेरिट से सोशलिज्म के, वो हम लेंगे, उसके ड्रॉबैक्स को नहीं लेंगे। इंडिया जो होगी वो एक सोशलिस्ट सोसाइटी होगी, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर रहेगा, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, डेमोक्रेसी भी रहेगी। ठीक है, अब हम बॉक्स पढ़ेंगे 2.2। द गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर दी द गवर्नमेंट वुड प्लान फॉर द इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी रहे, इंकरेजिंग भी पार्ट रहे। शुरू से ही एक प्लान था कि प्राइवेट सेक्टर का हो इंकरेजिंग पार्ट, और फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आना था। जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, जब आपको याद होगा वो रॉ मटेरियल वाला एग्जाम्पल था, जस्ट बिकॉज वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा था, फिर वहां पे इंडस्ट्री वर्क कर रही थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मतलब पूरी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, सब कुछ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। इंडस्ट्री आएगी तो इंडस्ट्री ऐसी तो चल नहीं जाएगी, मशीनरीज आएंगी तो मशीनरी को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए ना। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 1948 में, पॉलिसीज आई, मतलब रिजोल्यूशन पास किया इंडस्ट्रियल पॉलिसी का 1948 में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो हमारी एक तो फंडामेंटल राइट होते हैं, और दूसरे होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं कि आगे जो भी स्टेट है, जो भी कंट्री है, मतलब जो इंडिया है, आगे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाएगी, वो किस मैटर को अंडरटेक करके, मतलब किस मैटर को मुद्देनजर रखते हुए बनाएगी अपनी पॉलिसीज, तो वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं। फिर 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, जिसमें जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे वो चेयरमैन थे। और फिर वहीं से ही 5 ईयर प्लान की शुरुआत हुई। प्लानिंग कमीशन मतलब एक तरीके से वो 5 ईयर प्लान, आगे के 5 सालों में हमको क्या करना है वो चीज है। अब ये वाला पढ़ लेते हैं हम आगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसे कैसे होती है। हर एक सोसाइटी को, हर एक इकोनॉमी को 3 तरीके के क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं। कंट्री में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होंगे, कैसे होंगे, ठीक है, जो प्रोड्यूसर है वो ह्यूमन लेबर यूज करेगी या फिर मशीन्स यूज करेगी, कौन से प्रोड्यूस होंगे, कैसे होंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब पीपल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वन आंसर टू दिस क्वेश्चन इज टू डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। ये जो क्वेश्चंस है उनके आंसर डिपेंड करते हैं मार्केट फोर्सेस पे। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, और मार्केट इकोनॉमी जिसको हम कैपिटलिज्म भी बोलते हैं, ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस दैट आर इन मार्केट। कैपिटलिस्टिक मतलब पूंजीवाद। पूंजीवाद कौन से गुड्स बनाएगा जो कि जिससे उनको पैसा मिलेगा, जिससे जिससे मार्केट में डिमांड रहेगी, वही वाले गुड्स बनाएगा। ठीक है, दैट इज द गुड्स दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली। ठीक है, बाहर हो या फिर अंदर हो, मैं तो वही गुड्स बनाऊंगा जो कि प्रॉफिटेबिलिटी हो, चाहे वो अच्छी हो या फिर नहीं हो। इफ कार आर इन डिमांड, कार विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड बाइसिकल डिमांड में रहेगी तो मैं बाइसिकल प्रोड्यूस करूंगा। ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी होती है। अगर चीप, इफ लेबर इज चीप देन कैपिटल, तो मैं लेबर इंटेंसिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करूंगा, कैपिटल होगी जैसे कि मशीन्स वगैरह आनी होंगी तो मैं उनको ले लूंगा। मतलब मार्केट के ऊपर डिपेंड रहेगा, जो भी मैं फोर्सेस यूज करूंगा वो टोटली मार्केट के ऊपर रहेगा। इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पीपल में आपस में जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो परचेसिंग पावर के बेसिस पे होते हैं, ना कि क्या जरूरत है। मतलब अगर ये पार्ले जी का पैकेट अगर 10 रुपए का है, अगर मैं खरीदने की मेरी क्षमता है, अगर मेरे पास 10 रुपए है, मेरे पास एबिलिटी है, तो मैं खरीदूंगा। दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे जरूरत है वो बात एक अलग है, मेरी कैपेसिटी है खरीदने की या फिर नहीं है, वो कैपिटलिस्टिक में डिपेंड करती है। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी मेनली पूरी ही इकोनॉमी प्रॉफिट पे चलती है। जिसके जिसके पास पैसा होगा वो मेरे गुड्स खरीदेगा, नहीं है भले तुम्हारे घर पे भूखे बच्चे हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो वो पार्ले जी का पैकेट तुम नहीं खरीद सकते। दैट इज वन हैव टू हैव द मनी। आपके पास पैसा होना चाहिए कैपिटलिस्टिक में चीजें खरीदने के लिए। जो लो हाउसिंग कॉस्ट है, जो गरीबों के लिए जो लो हाउसिंग कॉस्ट है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मच नीडेड, but will not count as demand in the market scene because the poor will not have the purchasing power to the back। मतलब कि जो छोटे छोटे जो घर होते हैं, जो गरीबों के लिए जो घर होते हैं, उनको इसमें नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि वो तो हम दे रहे हैं, सरकार जो है वो एक तरीके से दे रही है, वो परचेसिंग पावर पैरिटी में नहीं आएगी। एज अ रिजल्ट दिस कम्युनिटी विल नॉट बी प्रोड्यूस एंड सप्लाई द मार्केट फोर्स। ठीक है, वो तो सरकार दे ही रही है, उसमें कोई खरीदने बेचने की कुछ वो नहीं हो रही है। सच जैसे कि गवर्नमेंट राशन देती है, जैसे मुफ्त राशन देती है, वो परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो तो गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट तो एज अ सब्सिडी वो दे रही है ना। हाँ, सच अ सोसाइटी विल नॉट बी अपील टू द। हमारे प्राइम मिनिस्टर को ऐसी सोसाइटीज नहीं चाहिए थी। क्यों? क्योंकि जो ग्रेट मेजोरिटी थी, जो हमारे इंडिया की आजाद भारत की, नए आजाद भारत की जो हमारी पॉपुलेशन थी, वो मतलब
क्वालिटी ऑफ लाइफ से बहुत ज्यादा पीछे थी, मतलब ये सब चीजों में नहीं था। पहले हम बेसिक पे आ जाए, उसके बाद हम करेंगे, हम बेसिक से भी बहुत नीचे थे। ठीक है, अगर ऐसा हम करेंगे तो बहुत सारे लोग जो है वो पीछे हो जाएंगे, पिछड़े हो जाएंगे, ऐसा करके। अब सोशलिस्ट सोसाइटी समझते हैं। सोशलिस्ट सोसाइटी क्या होता है? इन तीनों क्वेश्चन के आंसर जो है वो बहुत डिफरेंट मैनर में है सोशलिस्ट में। सोशलिस्ट में जो होता है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस होंगे सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग। ये अज्यूम किया जाता है कि गवर्नमेंट को मालूम है कि पीपल, देश की जनता के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन से चीज को इम्पोर्टेंस देनी है, कौन सी चीज को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है। तो इसमें गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी हाउ, कैसे गुड्स प्रोड्यूस्ड होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ठीक है, प्रिंसिपल में डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सोशलिज्म में, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मेनली होगा पीपल की नीड पे। अगर आपके पास अफोर्ड आप कर सकते हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। जैसे जो गवर्नमेंट राशन बांटती है मेनली, बस आप उसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमारे राशन कार्ड में जो कंट्रोल पे हमारा सामान मिलता है वैसे। कैपिटलिस्ट में क्या था, ये सारे कैसे होगा, कौन से गुड्स होंगे, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सारे मार्केट फोर्स पर डिपेंड करता था। सोशलिज्म में ये जो सारी चीजें हैं वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, जैसे कि कैपिटलिज्म में नहीं होता था। फॉर एग्जांपल सोशलिस्ट नेशन जो है वो जैसे प्रोवाइड, जैसे ई संजीवनी है, आप लोगों ने देखा होगा आजकल ई संजीवनी हो रहा है, वो सब हो रहा है, फ्री हेल्थ केयर वगैरह ये सब हो रहा है, ये सोशलिस्ट होता है। सोशलिस्ट में मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि स्टेट ही सारा डिसीजन लेती है क्या प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस नहीं होगा, कितना होगा, क्या होगा। ठीक है, क्यूबा और चाइना में मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज आर गवर्न बाय द सोशलिस्ट प्रिंसिपल। क्यूबा और चाइना में ज्यादातर जो डिसीजंस होते हैं वो गवर्नमेंट लेती है। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस मिलकर जवाब देती हैं तीनों क्वेश्चन का, क्या प्रोड्यूस होगा और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, will provide whether goods and services it can produce well and the government will provide essential goods and services which the market fails to do। ठीक है, होता है हमारी जो इंडिया है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको सोशलिस्ट नहीं चाहिए था। जैसे सोवियत यूनियन में थी हमारे, जब हमारे देन दी देन प्राइम मिनिस्टर को नहीं चाहिए था पूरा कैपिटलिस्टिक भी नहीं चाहिए था, सोशलिस्ट भी नहीं चाहिए था। तो हमने कुछ चीजें इसमें से ली, कुछ चीजें इसमें से ली और हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बनाई। आप जो बाजार की डिमांड एंड सप्लाई से जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो तो ठीक है, जो चीजें प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है वो हम कर देंगे। ठीक है, तो जो इसमें कैपिटलिस्टिक की भी आ गई, कैपिटलिस्टिक के फीचर्स क्या आ गए कि मार्केट की डिमांड एंड फोर्स है, जिसको जरूरत है, जो महंगा खरीद सकता है वो महंगा खरीद रहा है। उसके लिए मार्केट में आप ये देखो, सस्ती से सस्ती गाड़ी से लेकर महंगी से महंगी महंगी गाड़ी तक है। ठीक है, जो महंगी गाड़ी अफोर्ड कर सकता है वो ले रहा है, और जो बाइसिकल है, जो साइकिल है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता सरकार वो भी दे रही है। तो इट्स अ मिक्स्ड फीचर ऑफ सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट। व्हाट इज द प्लान? प्लान क्या है? 5 ईयर प्लान क्या है, आगे का प्लान क्या है? प्लान स्पेल्स आउट, प्लान ये हमको बताता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे इस्तेमाल होंगे नेशन के। इट शुड हैव सम जनरल गोल्स, एक कुछ जनरल गोल्स होने चाहिए, उसके कुछ स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, हमको क्या अचीव करना है एक पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, इंडिया में एक 5 ईयर्स का ड्यूरेशन था जिसको हम 5 ईयर प्लान बोलते थे। वी बोरोड, हमने इसको सोवियत संघ से, सोवियत यूनियन से ही बोरो किया था, जो कि पायनियर था नेशनल प्लानिंग में। हमारा डॉक्यूमेंट जो था वो 2017 तक था, बट अवर प्लान डॉक्यूमेंट अप टू 17 हमने 2017 तक बनाया था। फिर उसके बाद नॉट ओनली द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ही नहीं, हमने एक पूरा ओवरऑल 20 ईयर्स का हमको क्या अचीव करना था वो भी बनाया था। ये पर्सपेक्टिव, लॉन्ग पर्सपेक्टिव भी होते हैं। शॉर्ट मतलब 5 साल का, और 20 सालों का एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं उसको। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान था वो सपोज टू प्रोवाइड द बेसिक फॉर द पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव में प्लान मतलब कि जो 20 सालों का पर्सपेक्टिव प्लान, 20 सालों का जो प्लान था लॉन्ग टर्म प्लान, उसको पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं। जो 5 ईयर प्लान था वो उसका एक शॉर्टकट था कि हमको 20 सालों में तो ये अचीव करना है, पर छोटे छोटे 5-5 सालों में उसको कैसे अचीव करना है, आप ऐसा मान लीजिए। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो मुझे 20 सालों के बाद 10 सड़क बनानी है, तो हम हर एक 5 साल की प्लानिंग पॉलिसी में हम 2 सड़क बनाएंगे, दो 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 ऐसा करके। तो आप मतलब समझ गए ना कि 10 सालों में, 20 सालों के बाद हम 10 सड़क बना लेंगे, 10 रोड बना लेंगे। इट विल बी अनरियलिस्टिक टू एक्सप्लेन आउट, ये अनरियलिस्टिक रहेगा कि टू एक्सपेक्ट दैट ऑल द गोल्स विल बी इक्वली गिवन इम्पोर्टेंस, मतलब सारे गोल्स को जो भी प्लानिंग था उसको हम इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। ठीक है, गोल्स जो है वो कंफ्लिक्ट में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना है, या फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। क्यों? क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी आएगी तो लेबर की नीड कम रहेगी, हमको अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी करना है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब पहले वो जो काम 10 लेबर करती थी, मशीन के आने से वो 2 ही लेबर करेगी। तो आप
एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दे रहे हो या फिर आप मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दे रहे हो, तो ये कन्फ्लिक्ट पावर हो गई ना, ये दोनों की चीजों में कन्फ्लिक्ट हो गया। द प्लानर, फिर प्लानर को एक बेसिक गोल, एक बेसिक प्लान मेंटेन करना पड़ता है दोनों की चीजों में कि कौन सी ज्यादा इस वाली 5 ईयर प्लान में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इंडस्ट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमको डिफरेंट डिफरेंट प्लान ऐसे मिल जाएंगे। तो जो इंडिया का 5 ईयर प्लान था, डिड नॉट स्पेल आउट हाउ मच ऑफ ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, कितना क्या रहेगा वो हमने 5 ईयर प्लान में स्पेल आउट नहीं किया था, और ये पॉसिबल भी नहीं था और जरूरी भी नहीं था। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ ने, हमने जैसे कॉपी किया था, उसने ट्राई किया था करने का, पर ये वो फेल हो गया था। हाउ मच ऑफ ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, कितना मतलब कि कितनी कारें प्रोड्यूस होंगी, कितनी सर्विसेज, कितनी पार्ले जी के बिस्किट प्रोड्यूस होंगे, ये सब नहीं था, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इट इज इनफ इफ द प्लान इज स्पेसिफिक अबाउट द सेक्टर्स, मतलब कि अगर आप स्पेसिफिक सेक्टर पे कर रहे हो, एक आप पर्टिकुलर एक ही चीज को लेके कर रहे हो, तो वो ठीक भी है। अगर आप जनरल इन ऑल ओवर जनरल कर रहे हो तो वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं है। द गोल ऑफ 5 ईयर प्लान क्या था? एक जो 5 ईयर प्लान था उसका जो गोल था वो क्लियरली डिटरमाइन होना चाहिए कि 5 साल के बाद, मतलब हमको क्या करना है इन 5 सालों में, 5 सालों के बाद में हमको क्या करना है, क्या हमको अचीव करना है। जैसे कि गोल क्या था 5 ईयर प्लान का? ग्रोथ होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, सेल्फ रिलायंस, मतलब हम किसी फॉरेन पर डिपेंड नहीं हो, और इक्वालिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि इन गोल्स को इक्वली इंपॉर्टेंस होगी, किसी को ज्यादा किसी को कम भी हो सकते हैं, चॉइस करनी पड़ेगी हमको, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो हमको किसी को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं, किसी को कम प्रेफरेंस दे सकते हैं, पर हमको ये सारी चीजें अंडरटेकन करनी पड़ेगी 5 ईयर प्लान में। नेवरथलेस जो प्लानर थे हैज टू इंश्योर दैट, उनको इंश्योर करना था जो भी प्लानिंग पॉलिसीज कर रहे थे कि जो पॉलिसी है ऑफ द प्लान्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट दीज 4 गोल्स, मतलब कि जो भी हम प्लान बनाएंगे उसमें ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्वालिटी, इक्विटी, इक्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। ये कोई भी 5 ईयर प्लान बनेगा उसमें चारों चीजें तो होंगी ही होंगी, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्वालिटी। ठीक है, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्वालिटी। ठीक है, ग्रोथ, ग्रोथ में क्या है कि हमको अपने प्रोडक्शन सर्विसेज विद इन द इकोनॉमी बढ़ानी है, मतलब हमको आउटपुट बढ़ाना है, अपना कैपिटल बढ़ाना है, एक सपोर्ट करना है अपने सिस्टम को, मतलब हमको जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, पर कैपिटा इनकम होती है, हमको अपना लाइफस्टाइल बढ़ाना है, ग्रोथ करनी है, हमको आगे बढ़ना है। जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग सेक्टर में हमको इफिशियंसी से प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ठीक है। तो जो एक इकोनॉमिक, एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर जो होता है इज द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स, इज स्टडी इंक्रीज इन दी जीडीपी। जीडीपी जैसे जैसे बढ़ेगा, तो जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी अच्छी चल रही है। ठीक है, जो जीडीपी होती है, जीडीपी क्या होती है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। इसको आप रट लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जितनी भी जीडीपी मतलब होता है कि जितनी भी आपकी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी जो टोटल कॉस्ट होती है, जो मार्केट में टोटल वैल्यू होती है, उसको जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, आपने क्लास में 10th में कंसेप्ट पढ़ा होगा। आप ऐसा सोच लीजिए कि जीडीपी एक तरीके से केक है। 10 लोग हैं तो एक छोटा सा केक है, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, मतलब कि जीडीपी केक है, जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी, जैसे जैसे केक बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग और इजिली खाते जाएंगे, मतलब इजिली और लोगों को केक ज्यादा मिलता जाएगा। तो ऐसा आप समझ लीजिए, जितने ज्यादा केक बड़ा होगा उतना ज्यादा लोग एंजॉय कर ज्यादा कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नेसेसरी है कि आप प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें इंडिया में। द पीपल ऑफ इंडिया आर इंजॉइंग, जैसे कि वो अगर आप इंजॉय करोगे तो आप रिच रिच होगे, एक मतलब आप एक सेटिस्फाइड लाइफ आप अपना जी पाओगे। जो जीडीपी है ड्राइव होती है डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, डिफरेंट सेक्टर से ड्राइव होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्रीज होती है, सर्विस सेक्टर होती है, बहुत सारे सेक्टर्स है। क्योंकि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि सिर्फ मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर ही नहीं, उसमें सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। जो कंट्रीब्यूशन होता है ईच एंड सेक्टर, वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, मतलब हर एक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो उसमें इंक्लूड किया जाता है। सारी कंट्री, कुछ कंट्रीज में जो ग्रोथ होती है एग्रीकल्चर में, वो कंट्रीब्यूट करती है ज्यादा जीडीपी ग्रोथ को, वाइल इन अदर कंट्रीज को सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है कुछ। मतलब कि इसमें बता रहे हैं कि सारे सारी बहुत सारी जो इकोनॉमीज होती है उसमें एग्रीकल्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, हमारे में भी एग्रीकल्चर ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है आई थिंक। आप एक बार चेक करके मुझे कमेंट में बताइएगा। तो जैसे बहुत सारी इकोनॉमी में जीडीपी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, किसी में सर्विस ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, किसी में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन मतलब कि गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे प्रोड्यूस करना है, हम
कोई नई स्किल्स वगैरह, स्किल टेक्नोलॉजी वगैरह सीखनी है, ठीक है, कि एक जो फार्मर है, मॉडर्नाइजेशन में हम कैसे कोई नया सीड वेरिएंट लगाएं, कि मतलब अभी प्रेजेंट में इस खेत में सिर्फ 10 किलो अनाज आता था, हम कैसे मॉडर्नाइजेशन करें कि इसमें 100 किलो अनाज आए, आउटपुट बढ़े, है ना, कैसे मशीन इंट्रोड्यूस करें, कैसे नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करें, मॉडर्नाइजेशन करें। अगर फार्मर आज जो 10 किलो प्रोड्यूस कर रहा है, अगर वो 100 किलो प्रोड्यूस करेगा तो उसको भी फायदा होगा और नेशन को भी फायदा होगा। हमको बाहर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जो कंट्री की डिमांड है, कंट्री के लोगों की डिमांड है, वो हम पूरी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसको भी फायदा होगा, किसान को भी फायदा होगा। मॉडर्नाइजेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही बिलोंग नहीं करता। मॉडर्नाइजेशन मतलब होता है कि जहाँ पे वुमेन को और मैन को सेम राइट हो। वुमेन को जस्ट बिकॉज कि आप आप एक घर में रहकर काम कर रहे हो, सो उतना ही नहीं वो किया जाए। मॉडर्नाइजेशन मतलब विचारों में भी मॉडर्नाइज हो, विचार भी हमारे मॉडर्न हो, मैन और वुमेन को हम इक्वल देखें, है ना, सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही नहीं, वुमेन भी वहीं पर काम करें, इक्वल पे हो, इक्वल मतलब प्रोटेक्शन हो उनकी, इक्वल पे हो, सारी चीजें हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। सेल्फ रिलायंस वही है, नेशन जो है, नेशन कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन। हम अपने खुद के रिसोर्सेज को यूज करके हम जो इम्पोर्टेड गुड्स है हम उस पर रिलाय ना करें, ठीक है। जो 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 7 जो 7 5 ईयर प्लान थे शुरुआत के, उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है सेल्फ रिलायंस को। क्यों? क्योंकि हम इम्पोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज जो इम्पोर्ट कर रहे हैं वो हम कम से कम करें, मेन फोकस हमारा ये था। क्यों? क्योंकि हम पहले हमारा जो बैड एक्सपीरियंस था उसमें हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, पर जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री आपने देखा होगा कैसे रून हो गई थी पूरी हमारी, क्योंकि कोई खरीदता नहीं था, उन्होंने बाहर के फॉरेन आइटम इंट्रोड्यूस कर दिए थे कि फॉरेन बाहर से आया है तो अच्छा है, आपकी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बेकार है, ऐसा करके। तो जो पॉलिसीज थी वो नेसेसरी थी कि हमारा डिपेंडेंस जो है वो फॉरेन गुड्स पर वो कम हो, स्पेशली फूड पर कम हो, सेल्फ रिलायंस हो हम फूड पे। हम फॉरेन डोमिनेशन से हम खुद को फ्री करना चाहते थे। क्यों? इट वाज फेयर दैट जो डिपेंडेंस थी फॉरेन गुड्स सप्लाई की, फॉरेन टेक्नोलॉजी की, वो हमको एक वनरेबल बना देती, मतलब हम जहाँ से आज़ाद होकर आए थे हम फिर से वहीं पर ही नहीं चले जाए, है ना। अगर हम उन पर डिपेंड रहेंगे तो हम फिर से वहीं पर शायद जा सकते थे, है ना, अगर हम नहीं रोकते खुद को। तो इसलिए सेल्फ रिलायंस था, इक्वालिटी थी, वही इक्वालिटी मतलब कि जैसे ग्रोथ है, मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है, इक्वालिटी भी है। जो कंट्री है हाई ग्रोथ कंट्री जो है वो हाई ग्रोथ कर सकती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कर सकती है, डिपेंड डेवलप्ड इन द country itself, and also most of the people live in poverty. It is important to ensure that the benefit of economic prosperity reach the poor section. जो पुअर सेक्शन है वो भी इंजॉय कर पाए, ऐसा नहीं इक्वालिटी हो, मतलब कि अमीर और गरीब में समानता हो, ऐसा नहीं कि जो भी फ्लरिशनेस हो रही है, जो भी कंट्री डेवलप कर रही है वो सिर्फ मेनली रिच के लिए हो, ठीक है। सो इन एडिशन टू ग्रोथ, जो मॉडर्नाइजेशन है, सेल्फ रिलायंस है, वो और इक्वलिटी भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हर एक इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और हर बेसिक नीड, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान है, इक्वालिटी होना चाहिए, इन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। ये इंश्योर होना चाहिए कि हर एक जितने भी परिवार हैं उसमें हर एक आदमी खाना भरपेट सो रहा है, इक्वलिटी हुई है, ठीक है। नाउ वी कैन सी दैट द फर्स्ट जो हमारे जो फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान थे 1950 से लेकर 1990 तक, और अटेम्प्ट टू अटेन दीज 4 गोल्स, मतलब ये जो अभी हमने 4 गोल पढ़े, क्या पढ़ा हमने? ग्रोथ पढ़ा, सेल्फ रिलायंस, इक्वालिटी और मॉडर्नाइजेशन, ये 4 पढ़े, ये बहुत ज्यादा जरूरी थे। मतलब ये आप याद कर ही लेना है कि हमारे फर्स्ट अचीवमेंट, हमारा फर्स्ट फोकस क्या था। इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारा फर्स्ट फोकस क्या था? ग्रोथ इंपॉर्टेंट थी, मॉडर्नाइजेशन इंपॉर्टेंट थी, सेल्फ रिलायंस इंपॉर्टेंट था और इक्वालिटी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर 3 में आप ये जो भी था 1991 का बाद हम चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। हाँ, ये तो प्लान तो हमने पढ़ लिया था। हाँ, ये पढ़ लिया था हमने, यहाँ से पढ़ेंगे हम। या महल नोबिस, द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन प्लानिंग, ठीक है। महल नोबिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैंने डिस्टिंग्विश थिंकर्स कंट्रीब्यूटेड टू द फॉर्म, मतलब बहुत सारे थिंकर्स ने कंट्रीब्यूट किया 5 ईयर प्लान में कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। पर उसमें से एक जो स्टेटिस्टिशियंस थे, महल नोबिस, प्रशांता चंद्र महल नोबिस, वो एक स्टैंड आउट करे। प्लानिंग इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म्स बिगिन विद द सेकंड 5 ईयर प्लान। एक्चुअल में जो प्लानिंग थी वो सेकंड 5 ईयर प्लान से बिगिन हुई। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो एक इकोनॉमिक
कंट्रीब्यूशन, मतलब एक लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन था हमारा डेवलपमेंट प्लानिंग में। क्यों? क्योंकि उसने एक बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द गोल ऑफ इंडियन प्लानिंग, एक्चुअली में इंडियन प्लानिंग का गोल क्या होना चाहिए था वो डिफाइन किया। वो था हमारा महल नोबिस का आइडिया, इन द सेंस दैट द आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन प्लानिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महल नोबिस ने जो थे वो बॉर्न हुए थे 1893 कलकत्ता में, एजुकेटेड थे वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के आए थे। उनका जो कंट्रीब्यूशन था स्टेटिस्टिक्स में कंट्रीब्यूशन था, उनको एक इंटरनेशनल फेम दिलाया कि उन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान से मेन प्लानिंग स्टार्ट हुई, और एक्चुअली में प्लानिंग क्या होनी चाहिए थी, क्या क्या हमको चीजें इंक्लूड करनी चाहिए थी, वो महल नोबिस ने हमको बताया। वो फेलो मेंबर भी थे ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के, और एक मोस्ट जो कि मोस्ट प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन थी साइंटिस्ट की। ठीक है, महल नोबिस ने एक आईएसआई, जो आप इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो अभी अपन देखते हैं, वो कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया था। वहां से उन्होंने अपने जनरल स्टार्ट किया साक के, जिसको एक रेपुटेटेड स्टैटिस्टिशियन और एक बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है जो कि आइडिया डिस्कस करता है। बोथ आईएसआई और जो सांग था वो एक हाईली रिगार्डेड बाय स्टेटिस्टिशियंस एंड इकोनॉमिस्ट, जो बहुत पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट और स्टेटिस्टिशियन ने ये वाली जो इनकी दो जो चीजें थी सांख्य और आईएसआई को बहुत पसंद किया। ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर प्लान के अकॉर्डिंग मालनोबिस इनवाइटेड मेनी डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, एंड अब्रॉड टू एडवाइज हिम ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनको बुलाया गया और उनको एडवाइस के लिए बोला गया। सम ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट बिकम, कुछ इकोनॉमिस्ट नोबेल प्राइज विनर भी बने। ठीक है, which shows that he could identify individuals with talent. Among the economists invited by Mahalanobis who were those who were very critical of socialist principle of the second plan. In other words, he was willing to listen to what his critics has to say, the marker of great scholar। मतलब कि उन्होंने उनको भी बुलाया बोलने के लिए, जो उनके critics थे उनकी भी बात सुननी चाहिए ना, जरूरी नहीं है कि हर टाइम पर हम सही हों। Many economists today reject the planning formulated by Mahalanobis। ठीक है, अब यार कुछ चीज होती है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स तो होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये सही है या नहीं है, पर ठीक है वो हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। हम जो है वो एक हमारे लिए तो एक वो ग्रेट स्टेटिस्टिशियन थे जिन्होंने हमको वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करवाया। ठीक है, जो वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज थे, आप ऐसे समझ सकते हैं। सर्विस सेक्टर क्या होता है? जो जैसे जैसे कंट्री डेवलप होती है वो एक स्ट्रक्चरल चेंज से अंडरगो होती जाती है। इंडिया के केस में जो स्ट्रक्चर चेंज था वो बहुत ज्यादा पिक्यूलियर था। यूजुअली डेवलपमेंट के साथ साथ क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर का शेयर था वो डिनाई होता गया और जो इंडस्ट्रीज का शेयर था वो डोमिनेंट होता गया। एट द हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर टू द जीडीपी देन द अदर टू सेक्टर्स इन इंडिया, अदर टू सेक्टर्स, मतलब कि एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो सबसे ज्यादा जो जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है वो सर्विस सेक्टर ही करता है। अभी जो मैं पहले एग्रीकल्चर बोल रही थी वो एग्रीकल्चर नहीं है, वो सर्विस सेक्टर है। ठीक है, उसको ध्यान चेक कर लीजिएगा। इन इंडिया का जो शेयर है इकोनॉमी का वॉज मोर देन 50%, एज इट वुड बी एक्सपेक्ट फॉर अ पुअर कंट्री। बट बाय 1990 जो शेयर था वो सर्विस सेक्टर का वो अराउंड 50% था, मोर देन दैट ऑफ द एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, लाइक व्हाट एवर हैपेंड इन द डेवलप्ड कंट्रीज। पहले जो था 1990 पर सर्विस सेक्टर का ज्यादा था, अभी क्या है इंडिया का एग्रीकल्चर का ज्यादा है, 50% से ज्यादा है। ठीक है, वो तो चेंज होता रहता है, आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। दिस फिनोमेना ग्रोइंग शेयर ऑफ द सर्विस सेक्टर वाज एक्सीलरेटेड इन द पोस्ट, जो फिनोमेना था वो 1990s के बाद ज्यादा सर्विस सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूट बढ़ता गया। चलिए, ये इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि कुछ कुछ सेक्टर्स का जो हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है, जीडीपी जो हमारी डिटरमाइन होती है उसमें से बहुत सारे सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, सर्विस है और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का तो बहुत कम है। ठीक है, पहले एग्रीकल्चर का था, अभी 1990 में सर्विस का था, जैसे कि डेवलप कंट्रीज में होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या बोल रहा है कि आपने जिस चैप्टर 1 में पढ़ा होगा कि कॉलोनियल रूल के अकॉर्डिंग कि हमारी ना ग्रोथ हो रही थी ना इक्वालिटी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में एक स्टैग्नेशन था। द पॉलिसी मेकर्स, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इशू को एड्रेस करना था, लैंड रिफॉर्म के इशू को भी एड्रेस करना था, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के भी इशू को लैंड रिफॉर्म करना था, मतलब एड्रेस करना था। लैंड रिफॉर्म के इशूज को कैसे, आपको याद होगा कि वो जमींदारी वाला सिस्टम उन्होंने लैंड रिफॉर्म में कर दिया था, कल्टीवेटर से छीन कर उन्होंने जमींदार को दे दिया था, और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किए थे। ठीक है, लैंड रिफॉर्म में क्या था एट द टाइम ऑफ
लैंड सेटलमेंट किया था, अभी हमको लैंड रिफॉर्म करना था। उन्होंने उस टाइम पे लैंड सेटलमेंट किया था, अभी हम आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म करेंगे। कैसे कैसे करेंगे लैंड रिफॉर्म, समझ जाओ। जमींदार को, इंटरमीडिएट्रीज को हटा के जो भी किसान है उनको उनकी जमीन हम वापस दे देंगे। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द इंटरमीडिएटरीज। इंटरमीडिएटरीज थे जो कि जमींदार थे, जागीरदार थे, जो सिर्फ रेंट कलेक्ट करते थे सॉइल से, उनका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं रहता था, तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी भी लो हो गई और इंडिया को हमको मजबूर होना पड़ा अपना जो फूड आइटम है वो बाहर से मंगाने में। तो इक्वालिटी इन इंडिया कॉल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। उन्होंने उस टाइम लैंड सेटलमेंट सिस्टम किया था, हम आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म करेंगे, ठीक है। हम ओनरशिप देंगे, लैंड की ओनरशिप देंगे, जमींदारी और जागीरदार को हटा के हम जिनकी लैंड है उनको देंगे। एक साल के बाद, मतलब कि 1947 के बाद, हमने एक जो इंटरमीडिएटरीज है, जो जमींदार है, उनको हटाया और जो जिनकी लैंड थी उनको वापस पहुंचाया। इस आइडिया, इस स्टेप का जो मोटिव था वो ये था कि उनको इंसेंटिव देना, कि मतलब आपके पास चलो लैंड तो आ गई है, अब आपको उसको कुछ किराया नहीं देना है, अब आप दूसरे चीजों पे फोकस करिए। अब आपको एक सफिशिएंट कैपिटल मिल गई है आपको, ठीक है। अब आपको सफिशिएंट कैपिटल मिल गई तो आप उसमें अच्छे से काम कर सकते हैं। अब ये जमीन आपकी हो गई, ठीक है। अब आप इस पर ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं। लैंड सीलिंग जो थी वो एक अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, कि मतलब एक आदमी को इससे ज्यादा लैंड एक आदमी नहीं रख सकता। जगह जैसे मैं चाहूँ तो 10 एकड़ की लैंड नहीं रख सकती, एक आदमी 1 एकड़ की लैंड ही रखेगा, एक आदमी 2 एकड़ की लैंड ही रखेगा। पर इसका भी मिसयूज हुआ। क्या हुआ कि मेरे पास जैसे 10 एकड़ की लैंड थी, तो मैंने अपने रिश्तेदारों के नाम पे वो लैंड डिवाइड कर दी। तो मेरे पास तो, मैंने तो सीलिंग लिमिट ही की, मेरे पास तो 1 एकड़ ही है, पर मेरे फैमिली में तो 10 एकड़ है, इनडायरेक्टली वो है तो मेरी ही, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन, मतलब एक साइज ऑफ लैंड फिक्स कर दिया कि ये इंडिविजुअल इससे ज्यादा नहीं ओन कर सकता, है ना। फिर उसके बाद जो एबॉलिशन है, इंटरमीडिएटरीज है, इसमें क्या हुआ कि 200 लाख टेनेंट, डायरेक्ट 200 लाख जो टेनेंट थे वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आए, मतलब उनको एक्सप्लॉइटेशन से फ्री हो गए। दो 200 लाख, मतलब कि 200 लाख कितना हुआ, 2 लाख, 2 करोड़, सॉरी 200 लाख मतलब कि 2 करोड़ हो गया आपका, ठीक है। 2 करोड़ जो टेनेंट है वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए। सोचो कि 2 करोड़ किसान जो थे वो एक्सप्लॉइट हो रहे थे जमींदारी से। फिर जो ओनरशिप थी, द ओनरशिप कन्फर्म ऑन टेनेंट गेव देम द इंसेंटिव, मतलब एक ये है कि उनको इंसेंटिव मिल गया एक तरीके का, कि आपके पास लैंड है, अब आप रेंट तो आपको अब देना नहीं है, तो आप अब ग्रोथ पर दिमाग लगाओ, ठीक है। अब इससे ज्यादा आप कैसे आउटपुट कर सकते हो, कैसे आप ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर सकते हो, आप उस पर दिमाग लगाओ, ठीक है। बट इन सम एरिया जो फॉर्मन जमींदार थे उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया, कुछ मतलब कि लूप होल निकाला। वही है ना कि आपके पास है तो आपने अपने रिश्तेदारों को डिवाइड कर दिया, ये सब को डिवाइड कर दिया, लाइन सीलिंग। तो आपके पास है तो, पर इनडायरेक्टली वो आपके पास ही है। कंटिन्यू टू ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड, कुछ जमींदार थे वो कंटिन्यू उनके पास रही लार्ज स्केल ऑफ लैंड, कुछ लूप होल्स उन्होंने निकाल लिए। केसेस वो भी थे कि जहाँ पर जो टेनेंट थे वो अविक्टेड हो गए, और जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने खुद ही को ही, मतलब मैं ही खुद ही मैं ही इसी पे ही काम कर रहा था, एक आर्टिफिशियल फ्रॉड वो दिखा के कि मैं, मेरी ही जमीन है ये, जो एक्चुअल में जिसकी जमीन थी उसको तो मिली नहीं, है ना। कि क्लेमिंग कर दी कि नहीं मैं ही इस पे कल्टीवेट कर रहा था, मैं जमींदार नहीं हूँ। तो उन्होंने ऐसे करके फ्रॉड से लैंड ले ली, ठीक है। फिर उसके बाद जो शेयर क्रॉपर थे, जो लैंडलेस लेबरर थे, जिनके पास एक्चुअली में नहीं थी, सिर्फ लेबर वगैरह काम करती थी, जिसपे है ना खेत है, जिसपे, जैसे मेरा खेत है तो बहुत बड़ा खेत है, तो मैंने लेबर को काम पर लगा लिया। लेबर तो, उसको तो बेचारे का कुछ है ही नहीं ना, उसको तो नाम, रिकॉर्ड्स में भी नाम नहीं है, उनके पास भी, उनको भी कुछ नहीं मिला। फिर उसके बाद जो लैंड सीलिंग थी, वही मैंने आपको बताया कि अपने क्लोज रिलेटिव के नाम पर उन्होंने रजिस्टर करवा लिया, वो सब वगैरह। जो लेजिस्लेचर थे वो एक लूप होल मिला उनको, कि एक जो बिग लैंड होल्डर्स थे उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और लैंड ही अपने पास रखी, जैसे कि। बट लैंड रिफॉर्म जो थे वो केरला में, साउथ में और वेस्ट बंगाल में काफी सक्सेसफुल हुए। वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत जो और स्टेट्स थे उन्होंने उस लेवल का, वहां से उस लेवल का कमिटमेंट देखने को नहीं मिला, ठीक है। तो वहां पर इनइक्वालिटी रही लैंड होल्डिंग में। पर केरला और वेस्ट बंगाल में इक्वालिटी रही, उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसमें ऐसा लूप होल का किसी ने फायदा नहीं उठाया, कि जो शेयर क्रॉपर होंगे, जो दिन दहाड़ी पे काम करते हैं, जो दिन के बेसिस पे काम करते हैं, उनको कुछ नहीं मिले, वहां पर ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक ये वाला हम
आपको, हाँ ये सर्विस सेक्टर हमारा हो गया था। ओनरशिप एंड इंसेंटिव्स, ओनरशिप एंड इंसेंटिव्स क्या है? द पॉलिसी ऑफ लैंड टू द टिलर, मतलब जो एक्चुअली में जो काम करता है उसकी। Ownership and incentive is based on the idea that cultivators will take more interest. They will have more incentive in increasing output if they are the owner of the land, है ना? वही मैंने अभी बताया, कोई चीज हमारी होती है, ये पता है हमारी है, तो हम उस पर अच्छे से ध्यान रखेंगे हम उसका, ठीक है। उनको ओनरशिप मिल गई तो उनको प्रॉफिट भी मिलेगा, तो वो उस पर अच्छे से ध्यान देंगे। उनको कैसे कैसे हम उसको अच्छे से मेंटेन करें, कैसे उसकी आउटपुट, कैसे उसकी यील्ड बढ़ाएं, ठीक है। टेनेंट के पास कोई इंसेंटिव नहीं था। tenant do not have any incentive to make improvement on land, क्यों? क्योंकि it is the landowner who would benefit। tenant क्यों ही कुछ करेगा, जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो लैंडलॉर्ड को मिलेगा, मैं क्यों ही दिमाग लगाऊं, है ना। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओनरशिप इन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स जो थी वो illustrated by the carelessness which with farmers in the farmer soviet union used to pack fruits for sale, ठीक है। इम्पोर्टेंस जो ओनर की थी वो एक इंसेंटिव देने वाली थी कि हाँ आपके है तो आप अच्छे से उसको मेंटेन कर कर चलोगे। It was not uncommon to see farmers packing rotten fruits also with the fresh fruits in the same box। मतलब कि ऐसा है ना कि आप सड़े गले सब एक ही बॉक्स में पैक कर रहे हो ना। एवरी farmers know that the rotten fruit will spoil the fresh fruits if they pack together। मतलब कि अब आपकी ब्रांड उसमें जुड़ी हुई है, आप डायरेक्ट प्रॉफिट उसमें अर्न कर रहे हो, तो आप अच्छे से काम करोगे। पहले क्या था, जस्ट आपको देना था, प्रॉफिट आपको मिल ही नहीं रहा है, जिसको जो जाए आपको क्या करना है, ठीक है। तो आप अच्छे से काम करोगे कि अगर आप गले सड़े गले अगर फ्रूट जो है वो अच्छे फ्रूट्स के साथ रखोगे तो अच्छे फ्रूट्स भी डिस्ट्रॉय होंगे और वो सेल नहीं हो पाएंगे मार्केट में, तो अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रॉब्लम आप ही को होगी, ठीक है। सो व्हाई डिड दी सोवियत फार्मर्स डू समथिंग व्हिच वुड सो ऑब्वियसली रिजल्ट इन लॉस फॉर देम। सोवियत फार्मर्स ने भी ऐसे ही किया था, उनकी फार्मर्स की, यहाँ पे लिखा है ना, फार्मर्स की केयरलेसनेस थी। तो इस कारण से जो आंसर है वो लाइज इन द इंसेंटिव फेसिंग द फार्मर्स। फार्मर्स इन द फार्मर सोवियत यूनियन डिड नॉट ओन एनी लैंड, उनके पास कोई लैंड नहीं थी, इस कारण से वो केयरलेसनेस थी, जो भी था बस कर दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, लॉस नहीं मिल रहा था, उनको कुछ नहीं था, उनके पास ओनरशिप नहीं थी। क्यों? क्योंकि ओनरशिप नहीं होती तो इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा आपको, आप प्रॉफिट और लॉस में डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, तो आपका परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगा। इस कारण से ठीक है, पुअर परफॉर्मेंस था, एक बहुत ही हाई फर्टाइल लैंड का पुअर परफॉर्मेंस था। क्यों? क्योंकि ओनरशिप नहीं थी। उसको देखते देखते उससे हमने ये सीखा कि हम इंडिविजुअल ओनरशिप देंगे लैंड की, ठीक है। ये सर्विस सेक्टर वाला आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से और समझा देती हूँ। कंट्री जैसे जैसे डेवलप करती है वैसे वैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते जाते हैं, ठीक है। हर एक जीडीपी में हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है एट हायर लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जैसे 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 डेवलपमेंट का लेवल हाई होता जाता है वैसे वैसे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूट जीडीपी में ज्यादा होता जाता है, ठीक है। अगर डेवलपमेंट ज्यादा है तो एक तरीके से इंडिकेटर हुआ, अगर आपकी जीडीपी में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है जो कि डेवलप्ड नेशन में होता है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी अच्छे ग्रो कर रही है। इंडिया में क्या था, जो शेयर था इकोनॉमी का वो 50% से ज्यादा था, ठीक है। एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में 50% से ज्यादा था, जो कि पुअर इंडस्ट्री से, पुअर कंट्री से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट बाय 1990 तक आते आते जो शेयर था सर्विस सेक्टर का वो 40% तक हो गया था, more than that of the agriculture or industry like that what happened in the developed country, ठीक है। 1990 तक आते आते जो पहले हम एग्रीकल्चर में जो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती थी, जब हम पुअर नेशन थे तो एग्रीकल्चर जब ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था, पर अगर सर्विस सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी का तो इसका मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है, ठीक है। चलो, तो कुछ भी अगर दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ लेना, आई विल रिप्लाई। अभी हमको यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन से पढ़ना है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। आप इतना पढ़ के आइए, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले एपिसोड में। चलिए बाय।